नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का भारतीय संविधान से संबंधित इस क्लास में। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के संदर्भ में आपको यहां से निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, यहीं से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने अपने वीडियो में जो मेरी ऑलरेडी उस पर यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उन्हें एक बार संवैधानिक विकास को आपके सामने लेके आया हूँ और इस संवैधानिक डेवलपमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया है कि नंबर 1 एक तो कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, ठीक है, दूसरा है ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास और तीसरा आपका संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा। ठीक, चलिए, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास को हमें पढ़ना है यहाँ 1773 से 1858 के बीच। किंतु यह ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर ये 2 चीज लिए यहाँ पर ये, हालांकि इसका जो है संविधान से निर्माण में डायरेक्ट कोई इसका संबंध नहीं, किंतु हमें देख लेना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंतर्गत आई तब इसने कैसे देश में शासन की बागडोर धीरे धीरे करके अपने हाथों में ली। ठीक, कि 1600 का राजलेख, तत्कालीन जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने 1600 ईस्वी में एक राजलेख पत्र जारी कर दिया कि जाइए आप ईस्ट इंडीज के देशों के साथ में आप व्यापार कीजिए। ठीक है, फिर 1726 का पुनः एक राजलेख इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इसके बाद में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। अर्थात 1773 से लेकर 1833 के बीच की अवधि को कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास के काल को माना जाता है। ठीक है, इन सभी की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं बहुत अच्छे रूप से। और सेकंड जो आपका पार्ट आता है ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास, जिसका कार्यकाल आपका है 1858 से लेकर 1947 तक। इस काल में कौन कौन से नवीन एक्ट आए, कौन से एक्ट आए, उन चीजों की हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, और 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 का बेबल प्लान, 1946 का कैबिनेट मिशन और 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान, और जो ये है 11वां नंबर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये थे हमारे ब्रिटिश शासन के अधीन होने वाला संवैधानिक विकास। अब बात करते हैं इधर वाले पोर्शन पर, तीसरे वाले पर। तो इस काल में क्या हुआ? संविधान का निर्माण और संविधान सभा। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन और संविधान सभा की विभिन्न समितियां। ठीक है, ये हमारा था टॉपिक। अब हमने आपके सामने पूरे संवैधानिक विकास को 3 चरणों में बांट दिया है। ठीक है, और पहला आपका देख लिया कि क्या है क्या नहीं है, ठीक, और सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया। मैंने इन सब की डिटेल बहुत विस्तार रूप से पिछले वीडियो में बता रखी है। आज मैं अपनी क्लास को बढ़ा रहा हूं, कहां से? क्रिप्स मिशन 1942, 1942 का क्रिप्स मिशन। ठीक है, नो डाउट 1935 तक हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम कर लिया था हमने अपने पिछले क्लास में,
आज मैं जो आपको 1942 का क्रिप्स मिशन बताने जा रहा हूं। तो बेसिकली क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड बता देता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अवधि थी आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अवधि 1939-1945 कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक, तब ब्रिटेन के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। इसी दबाव के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन पर यह जो दबाव डाला गया कि वह भारत से सहयोग ले ताकि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो। इसी कारण से 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव तथा भारत पर जापानी आक्रमण की संभावना जैसी परिस्थितियों ने ब्रिटिश सरकार को भारत संबंधी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रावधानों के लिए ब्रिटेन में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे, उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्री जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको जो है भारत भेजा ताकि वह जो है भारत से समर्थन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको वनडे एग्जाम्स की क्लास है, इसलिए जो है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल में पढ़ने, डिटेल में जो आपके आईएएस और पीसीएस की स्टडी के लिए यहाँ से टॉपिक होता है अगर डिटेल में जाते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका वेबल प्लान, 1945 का वेबल प्लान। जब भारत में क्रिप्स मिशन आया तो उसकी असफलता के बाद में वेबल प्लान को लेकर आया गया। तो वेबल प्लान जो क्या था कि यूरोप में आपका विश्व युद्ध समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन को प्राप्त करने के लिए भारत में संवैधानिक जो गतिरोध था उसको समाप्त करने के लिए भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल ने जिस योजना की घोषणा की थी उसी को आपका वेबल प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि 1945 में जो वेबल प्लान आया था, जो तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड वेबल, उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की उसी को नाम से वेबल प्लान के नाम से रूप में आता है। इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, तो ये आपका जो है अगर हम डीप में आते तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपके वनडे एग्जाम्स की बजाय ये अन्य एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वनडे एग्जाम्स के लिए इतना नहीं कि आपको जो जानना है कि कौन सा अधिनियम किस काल में आया। जो आपके वनडे एग्जाम्स में उनके लिए ये यहाँ से बहुत ही सुविधाजनक हो। जब भारत में वेबल प्लान भी असफल हो गया तब ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए एक मिशन भारत में भेजा जो कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है। इसमें 3 मेंबर थे। इसमें 3 मेंबर कौन कौन से थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसमें से जो क्रिप्स थे वो ऑलरेडी पहले 1942 में आ चुके थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो सदस्य था जो पहले भारत में आ चुका था। तो ध्यान रखना, क्रिप्स थे जो पहले भारत में आ चुके थे 1942 में क्रिप्स मिशन का हिस्सा बनकर। ठीक है, और उसके बाद में 1946 का 46 का कैबिनेट मिशन हो गया। अब बात आती है 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान। तो ये माउंटबेटन प्लान क्या था, जरा ये सुन लीजिए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा जो 20 फरवरी 1947 को के पश्चात यह सुनिश्चित किया गया कि भारत को अब आजादी मिलने ही वाली है। सत्ता के हस्तांतरण के कार्य को पूरा करने के लिए वायसराय
माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की। इसी योजना को माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना का जो कार्यकाल था 3 जून 1947 और लास्ट में जो आपका है 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो जो ये अधिनियम था, जो माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया और इसके अंतर्गत जो प्रावधान थे वो आप देख सकते हैं, मैं आपको अलग क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा जो काम अभी स्टार्ट जो होगा, अब इसके बाद बात आती है आपकी संविधान सभा, ठीक है। तो संविधान सभा क्या है, जो भी हम देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक देश, ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में शासन के मौलिक कानूनों का निर्माण वहां के नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा के द्वारा की जाती है। इसी को संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भी एक भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो अब यहाँ पर अगली बात आती है कि संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग समय समय पर की जाती रही है कि जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, जब हुआ था, गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद से समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग की जाती रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा कि संविधान सभा का गठन। अब हमें जो है कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब यहाँ पर आते हैं बात कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखना कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र आहूत हुआ था, तब उस समय जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष संभाला था या उन्हें चुना गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या आते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अब 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और जो है श्री V.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब जो यहाँ पर फैक्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, तो ध्यान रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में पूरा संविधान बनके तैयार हो पाया था। तो ये संविधान से कुछ महत्वपूर्ण, ठीक। तो संविधान निर्माण कार्य पर जो टोटल पैसे खर्च हुए 65 लाख के आसपास में हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से अनेक संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया और स्वीकृत संविधान में 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। उल्लेखनीय है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद या प्रावधान जैसे कि नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध 26 नवंबर 1949
को ही लागू कर दिए गए थे, जबकि शेष उपबंध जस्ट 26 नवंबर 1949 से एक महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान के निर्माण से कुछ तिथियां थी, कुछ फैक्ट्स हैं। यहां से आगे आने वाली क्लासों में हमारी प्रत्येक टॉपिक पर और स्पेशलाइजेशन के साथ में कुछ क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करा दी जा रही हैं।